हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू एसएससीटी पॉइंट। मैं शिवम पांडे, आपका होस्ट एंड दोस्त, एक बार फिर से आज आपके सामने। गुड मॉर्निंग वंस अगेन। आई होप मेरे सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपकी मेंस की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा और आपको पता चल गया होगा कि आज इकोनॉमिक्स में आप क्या पढ़ने वाले हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले? बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्या इससे क्वेश्चन आते हैं? जी हाँ, हम जब प्रैक्टिस सेट लगा रहे थे तो हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसको हिंदी में कहा जाता है भुगतान संतुलन, भुगतान संतुलन, इसको हमने देखा था कि इससे क्वेश्चन आए थे कि भुगतान संतुलन बैलेंस कब होता है, सरप्लस क्या होता है। तो इन चीज़ों में हमें चीज़ों को समझना है। आज ये ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम 30 मिनट्स का वीडियो होगा, लेकिन 30 मिनट्स के वीडियो के बाद भुगतान संतुलन से आने वाला कोई भी क्वेश्चन बैलेंस ऑफ पेमेंट से कैसे भी पूछ ले, कितनी भी डेप्थ में पूछ ले, कितने भी नॉर्मल वे में पूछ ले, आप उसका आंसर करके आएंगे, क्योंकि मैं आज आपको ये लेक्चर क्लियर करने वाला हूँ। भुगतान संतुलन में पढ़ने के टाइम पे हम थोड़ा सा क्या करते हैं, इसमें एक छोटा सा नैरो कंसेप्ट आता है जिसे हम कहते हैं बीओटी। क्या कहते हैं? बीओटी, बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड जहां व्यापार संतुलन को कहते हैं, वहीं भुगतान संतुलन बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है। एक फ़र्क जानिएगा कि जो व्यापार संतुलन है या व्यापार संतुलन भुगतान संतुलन का हिस्सा है, मतलब एक बहुत ही नैरो कंसेप्ट है, आपका साथ एक छोटा सा हिस्सा है जिसको हम व्यापार संतुलन कहते हैं। वहीं जब बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ों को हमें उसमें देखना पड़ता है। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं और बड़े ही सहज भाषा में इसको समझते हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, मेरे साथ आगे बढ़िए आप। चलिए देखिए, यहाँ पे बात की जाए, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अ डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड एंड द वैल्यू ऑफ गुड्स इंपोर्टेड। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पता है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि हमने गुड्स को कंसीडर किया है। गुड्स का मतलब कोई भी सामान या वस्तु। वस्तुओं में कैसी एक और क्राइटेरिया है, याद रखिएगा, यहाँ का जो क्राइटेरिया है वो ओनली टेंजिबल विजिबल गुड्स, जो वस्तुएं दिखाई दे या जिन्हें आप छू सकें, ऐसी वस्तुओं को कहते हैं टेंजिबल गुड्स। तो जब आप बैलेंस ऑफ ट्रेड निकालते हैं ना, तो सीधे सीधे जानना है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम केवल टेंजिबल गुड्स का एक्सपोर्ट या इंपोर्ट, जैसे ट्रक में सामान भर के जा रहा है, आप उसे देख सकते हो, छू सकते हो, शिप पे नाम है, शिप पे है, कुछ लद के जा रहा है, दिख सकता है। वहीं पे जब आप सर्विस सेवाओं की बात करते हो तो सेवाएं केवल ली या दी जा सकती हैं और उसको यूटिलाइज किया जा सकता है, बट आप उसको टच नहीं कर सकते, महसूस कर सकते हैं। तो इसे सर्विस कही जाती है, ठीक है। तो इसमें फ़र्क है। तो सर्विसेज को कंसीडर नहीं करते हैं, सर्विस को बैलेंस ऑफ ट्रेड में कंसीडर नहीं करते। व्यापार संतुलन में सेवाएं नहीं देखी जाती, व्यापार संतुलन में केवल देखा जाता है वस्तुओं को, ठीक है। इसलिए इसको कहा जाता है कि इट्स अ नैरो कंसेप्ट। ये एक छोटा, ये क्या है? एक छोटा कंसेप्ट है, ये एक छोटा कंसेप्ट है, नैरो कंसेप्ट है, ठीक है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। अब बात आती है बैलेंस ऑफ ट्रेड, व्यापार का संतुलन कैसा है, व्यापार संतुलन कैसा है, ये कैसे पता चलेगा? तो देखिए, दो चीज़ होती है हमारे यहाँ। हम कहते हैं सर एक एक्सपोर्ट होती है, एक इंपोर्ट होती है। अब एक्सपोर्ट या इंपोर्ट का मतलब बेचना और खरीदना है, ठीक है। अगर आपने बेचा ज़्यादा है और ख़रीदा कम है, तो इसका मतलब आप सरप्लस में होते हो। क्या होते हो? सरप्लस बोला जाता है। सरप्लस का मतलब कब होता है? जब आपके पास कुछ चीज़ें अधिक हों। और ये कब होता है? जब हम बेचते ज़्यादा हैं और हमारी ज़रूरतें कम हैं और हम दुनिया को ज़्यादा सप्लाई करते हैं, तो हम बोले जाते हैं अच्छे एक्सपोर्टर। कोई भी कंपनी एक बेटर एक्सपोर्टर बनना चाहती है रादर देन एक बेटर इम्पोर्टर। हालांकि सारी कंट्रियां कुछ ना कुछ इंपोर्ट करती हैं, सभी टोटली डिपेंडेंट नहीं हैं। तो सरप्लस बीओटी होगा। अब वही हो गया कि अगर आप इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, चीज़ें खरीदते ज़्यादा हैं और बेचते कम हैं, तो आप डेफिसिट में जाएंगे। डेफिसिट वर्ड आप समझते ही हो, घाटा, ठीक है, घाटे का, ठीक है। और इक्विलिब्रियम बीओटी का मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बराबर है। मतलब भाई 10 बिलियन का बेचा है, 10 बिलियन डॉलर का बेचा है, तो 10 बिलियन डॉलर का खरीदा है, मतलब हमने अपना बैलेंस बना रखा है। तो व्यापार संतुलन जरूरी है। कोशिश हमेशा की जाती है कि ये जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है, इसका डिफरेंस ज़्यादा ना हो, डिफरेंस ज़्यादा ना हो। ज़्यादा का मतलब क्या है कि भाई आप कहेंगे डिफरेंस ज़्यादा ना हो, इसका मतलब कोशिश की जाती है कि ये वाली सिचुएशन है। सरप्लस में दुनिया रहनी चाहती है। आप भी चाहते हो कि आपकी जितनी कमाई हो उससे कम खर्च हो, तो आपकी कमाई आपके खर्च से ज़्यादा हो, ये दुनिया चाहती है। लेकिन हालांकि ये आज के टाइम में थोड़ा पॉसिबल नहीं है, आजकल क्रेडिट कार्ड वाला ज़माना है। अब बात करते हैं व्यापार संतुलन की, बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करेंगे, भुगतान संतुलन की। भुगतान संतुलन की बात करेंगे तो इसमें अब सवाल है क्या क्या आता है,
ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस अब आपके बनने शुरू होंगे एग्जाम के क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए समझते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट लिखा है, इट इज़ अ स्टेटमेंट दैट रिकॉर्ड ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन ऑफ अ कंट्री विद द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। यहाँ पे पिछले में क्या था, बैलेंस ऑफ ट्रेड में केवल टेंजिबल गुड्स की बात की गई जो दिखाई दें, लेकिन रियलिटी में टेंजिबल गुड्स की ज़रूरत ओनली नहीं है। यहाँ पे किसी भी तरह की लेन देन, चाहे गुड्स हो या सर्विस हो या टेंजिबल हो या इनटेंजिबल गुड हो, खाते में लेन देन हो, यूनिलैटरल ट्रांजेक्शन हो, बायलैटरल हो, किसी भी लेन देन को हम कंसीडर करते हैं। जितनी भी लेन देन होती है एक कंट्री से पूरे रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, मतलब इंडिया से पूरे वर्ल्ड में भाई, अगर हम बात करें मोटी मोटा इंडिया से, तो इंडिया से पूरे वर्ल्ड में जितना भी एक एक कोने में होगा वो सारा का सारा किस में आएगा, भुगतान संतुलन का हिस्सा होगा। ये सारा का सारा किसका होगा, भुगतान संतुलन का हिस्सा होगा। आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, हम चीज़ों को समझते हैं। अभी आपने परिभाषा, अब देखिए, अब बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या होता है, जैसे विजिबल आइटम केवल किसका था, बीओटी का हिस्सा था, बैलेंस ऑफ ट्रेड का हिस्सा था। लेकिन वहीं पे इनविजिबल आइटम, जिसे आप सर्विसेज कह सकते हैं, ठीक है, जितनी भी सेवाएं हैं ये इनविजिबल आइटम है, इनको भी देखा जाएगा। कैपिटल ट्रांसफ़र, भाई कैपिटल ट्रांसफ़र बड़े बड़े आइटम्स हैं, कैपिटल्स है, पूंजीगत है, तो कैपिटल जितना ट्रांसफ़र है वो हो जाएगा। यूनिलैटरल ट्रांसफ़र का मतलब होता है एक तरफा, मतलब इंडिया से, भारत से पूरे वर्ल्ड में जो भी ट्रांसफ़र होते हों, ठीक है। यूनिलैटरल, बायलैटरल और यूनिलैटरल होता है। तो एक ट्रांसफ़र जैसे मुझे आपको देना है, आपको मुझे नहीं देना, तो एक यूनिलैटरल ट्रांसफ़र है, हमेशा ट्रांसफ़र मेरी तरफ से हो रहा है। तो जितने भी यूनिलैटरल ट्रांसफ़र हैं वो सारे आएंगे। तो इस तरह से 4 फैक्टर होते हैं, 1 2 3 4। पूछा जाता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा, तो ऐसे 4 में से 3 देंगे और चौथा कोई यूनिलैटरल की जगह लिख देगा बायलैटरल, तो फिर आपको वहाँ पे मिस्टेक हो जाएगी। तो इसे इम्पॉर्टेंट है, नोट डाउन कीजिए, इसे लिखिए अच्छे से कि ये 4 आइटम आते हैं, इन्हीं में को हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में, इसी में सारे ट्रांजेक्शन हमारे इंक्लूड हो जाते हैं। अब जब ट्रांजेक्शन हो रहे हैं तो आपके पास अकाउंट होना चाहिए, बिना अकाउंट के कैसे ट्रांजेक्शन करेंगे, कुछ तो अकाउंट खेलना पड़ेगा। तो चलिए आते हैं अकाउंट पे खेलते हैं। बट उससे पहले समझिए कुछ अदर कॉन्सेप्ट। क्या है कॉन्सेप्ट, यहाँ देखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। देखते हैं क्या है, इनफ्लो ऑफ फॉरेक्स। सीधी बात जानिए, अगर बाहर से पैसा आ रहा है, बाहर से पैसा आ रहा है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ठीक है, बाहर से पैसा डॉलर में आ रहा है, किसी तरह से बाहर से पैसा आ रहा है, बाहर से पैसा आ रहा है, तो उसे हम कहाँ दिखाएंगे, अकाउंट में। अगर बाहर से पैसा आ रहा है तो इनफ्लो है, और इनफ्लो को प्लस आइटम करते हैं, क्रेडिट कहते हैं, क्योंकि पूछा जाता है कि हम क्या क्रेडिट करते हैं, क्या डेबिट करते हैं। तो क्या होता है, और बाहर से पैसा कब आएगा, जब आप एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे या आप एक्सपोर्ट करेंगे। तो जब हम गुड्स और सर्विसेज को, हम अपनी कंट्री से कोई भी चीज़ बेचते हैं, जब आप बेचते हैं तो आपको उसके बदले में मिलती है मनी। आपको पता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो भी होते हैं वो डॉलर में होते हैं। और या सीधे बात कीजिए, फॉरेन करेंसी आती है, अगर फॉरेन करेंसी आ रही है तो उसको आप क्रेडिट आइटम में दिखाएंगे, ठीक है। बड़ा ही कॉमन सा सेंस है, इसमें ऐसा कुछ भी टेक्निकल नहीं है, सीधी बात है। पैसा आएगा तो क्रेडिट, पैसा जाएगा तो डेबिट। लेकिन पैसा आएगा कब, जब आप व्यापार करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। वहीं जब आप इंपोर्ट करते हैं, आउटफ्लो ऑफ फॉरेक्स होता है। जब हम इंपोर्ट करते हैं, हम खरीदते हैं, तो खरीदने के लिए हमें क्या करनी पड़ती है, पेमेंट करनी पड़ती है। पेमेंट किस में होगी, फॉरेन करेंसी में होगी, समझ लीजिए डॉलर में होगी। तो इससे क्या होगा, फॉरेन का आउटफ्लो जाएगा, मतलब ये भारत से बाहर जाएगा। कहाँ, भारत से बाहर जाएगा। तो अगर ये भारत से बाहर जाएगा तो फिर ये अपने आप में अलग बात होगी, ठीक है। इसे डेबिट आइटम कहेंगे, तो ये माइनस में दिखाया जाएगा अकाउंट में। और ये इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से होता है, जब हम चीज़ों को खरीदते हैं, जब हम इंपोर्ट है, हम चीज़ों को खरीदते हैं, तो हम उसको डेबिट साइड में दिखाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ से आउटफ्लो होगी फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज जो हमारा कम होगा। और वही हम करते हैं, क्या कहते हैं, पैसा जब आता है, इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो हमारे पास पैसा आता है। तो ये जो फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो इनफ्लो है, हम कोशिश करते हैं यही बराबर रहे। अगर ये बराबर रहेगा तो हम मान लेंगे भुगतान संतुलन बराबर है। कोशिश यही करते हैं कि हम इसको एनी हाउ बराबर रखें, कोशिश करते हैं कि भुगतान संतुलन थोड़ा बराबर रहे, ठीक है। चलिए
आप समझते हैं। और क्या है इसमें, अब ध्यान से देखिए तो आपको देखने को एक चीज़ मिलेगी यहाँ पे। पहले विजिबल आइटम क्या है, वो जो 4 हैं, वो 4 फैक्टर्स में विजिबल आइटम क्या है। इट इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ फिजिकल गुड्स एक्सपोर्टेड एंड इम्पोर्टेड, दीज आर सीन बाय क्रॉसिंग बॉर्डर। ये तो आपको समझ में आ गया, ये बीओटी का पार्ट है, अभी समझाया था। बैलेंस ऑफ ट्रेड भी इसमें आता है, तो जो देख सके बॉर्डर पे कोई चीज़ क्रॉस हो रही है दिख सकती है। इनविजिबल आइटम जितनी भी सर्विसेज होती हैं उन्हें आप इनविजिबल आइटम कहते हैं, चाहे शिपिंग हो, इंश्योरेंस हो, बैंकिंग हो, एजुकेशन हो, ये सारे के सारे क्या है बेटा, ये सारे के सारे सर्विसेज हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूनिलैटरल ट्रांसफर, these are one way transfer of money, goods and services from one country to another. These transfer for free, example gifts, grants, donation, aid, flood victims। देखिए यूनिलैटरल का मतलब, अगर अब देखिए ऐसा नहीं आप कहोगे सर व्यापार हो रहा है तो यूनिलैटरल ट्रांसफर क्यों होगा, हमने सामान दिया हमको पैसा मिला, हमने पैसा दिया हमको सामान मिला। तो यूनिलैटरल ट्रांसफर क्या है, यूनिलैटरल ट्रांसफर में वो ट्रांसफर आते हैं जैसे कि मान लीजिए आपने किसी के बर्थडे पे किसी को गिफ्ट दे दिया, ये एक यूनिलैटरल ट्रांसफर है। आप उससे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि उस गिफ्ट के बदले आपको पैसा मिलेगा या आपको आपके बर्थडे पे वो गिफ्ट दे, ये एक्सपेक्टेशन के साथ आप नहीं देंगे, ये आपकी भावना है। ठीक है, आपने एक भिखारी को भीख दी, दान दिया मंदिर पे, तो इस उम्मीद से नहीं कि उस पर आपको कुछ रिटर्न मिलने वाला है, उसी को कहते हैं यूनिलैटरल ट्रांसफर। तो जब अक्सर आप किसी कंट्री ने किसी कंट्री को कुछ उठा के गिफ्ट कर दिया, ग्रांट देते हैं लोग, ग्रांट प्रोवाइड करते हैं कि सरकारी यूनिवर्सिटी से ग्रांट प्राप्त हुआ है। ग्रांट में क्या होता है, ग्रांट का पैसा रिटर्न नहीं करना होता है, ग्रांट का पैसा रिटर्न नहीं किया जाता। डोनेशन दिया आपने, एड मदद पहुंचाई, फ्लड विक्टिम्स की हेल्प की। इसमें जैसे कई होता है कि अगर आपके पड़ोसी देश में से नेपाल में भूकंप आया, टर्की में भूकंप आया, तो इंडिया सबसे पहले पहुंचा मदद लेके, और कोविड में काफ़ी ज़्यादा इंडिया ने लोगों की हेल्प की। तो क्या इंडिया को वो सरकारें पैसा पेमेंट करती हैं? नहीं। यही हो सकता है कि भविष्य में अगर भारत में ऐसा कुछ हो तो अलग अलग देशों से टीमें आएंगी, अलग अलग देश की टीम आके अलग देश जिनको हमने हेल्प की है फ्यूचर में वो हमारी हेल्प करेंगे। ये एक भाईचारा या मानवता का प्रतीक होता है और ये अलग अलग देश करते रहते हैं। ठीक है, तो ये यूनिलैटरल ट्रांसफर, इसमें जो भी पैसा आपका खर्च हुआ वो आपको रिटर्न नहीं मिलने वाला है। यूनिलैटरल ट्रांसफर अब आप समझ गए होंगे। कैपिटल ट्रांसफर की बात करते हैं, विच आर कनेक्टेड विद द कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल पेमेंट। सीधी बात है, कैपिटल रिसिप्ट या कैपिटल पेमेंट, या तो भाई आपको वो कैपिटल बेचने पे, मतलब कुछ सार सामान बेचने पे कैपिटल एसेट्स, भाई मर मशीन बेची है, गुड्स बेची हैं, हैवी मशीनरीज बेचते हैं, वेपन्स उठा के वेपन्स बना रहे हैं, बेच रहे हैं, कुछ भी, तो कैपिटल एसेट्स क्रिएट कर रहे हैं ना। तो उसके अगर आप बेच रहे हैं, ठीक है, तो आप बेच रहे हैं तो आपको रिसिप्ट मिलेगी, पेमेंट मिलेगी, और अगर आप खरीद रहे हैं तो आपको कैपिटल पेमेंट करनी है। तो रिसिप्ट और पेमेंट का क्या है, हम क्या करते हैं, खरीदते भी हैं और बेचते हैं। तो कैपिटल ट्रांसफर विच आर कनेक्टेड विद द कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल पेमेंट। रिसिप्ट का मतलब क्या होता है, प्राप्ति। प्राप्ति कब होती है, जब आप उठा के कुछ बेचोगे तो उसके बदले में पैसा मिलेगा, और जब आप कुछ खरीदोगे तो उसके बदले में पैसा देना पड़ेगा। तो एक पेमेंट हो गया और एक प्राप्ति हो गई। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। दीज इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ एसेट, इसमें कैपिटल एसेट्स का जो होता है, तो ये बायलैटरल है। ये क्या है, ये बायलैटरल है भाई, ये क्या है, बायलैटरल है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये यूनिलैटरल नहीं होता भाई, सीधी बात है, ऐसी चीज़ें फ्री में नहीं दी जाती हैं। ठीक है, वहीं पे ये भी क्या है, बायलैटरल है, ये भी बायलैटरल है। तो ये तीनों बायलैटरल है। एक सिंगल यूनिलैटरल ट्रांसफर वो होता है, ये सरकार, आपको बताया होगा मैंने गवर्नमेंट बजट में, कि अगर ये सारी चीज़ें सरकार देती हैं, सर क्या है, देती हैं, तो ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होती है, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को बढ़ाता है। ठीक है, ये गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को बढ़ाएगा और यही सरकार को मिलती है, तो रिवेन्यू रिसिट्स में आती है, वो रिवेन्यू रिसिट्स में आ जाती है। कि भाई कैपिटल रिसिट्स में भी कह सकते हैं, मतलब आप कह सकते हो कि कैपिटल रिसिट का पार्ट हो जाता है, कि कहीं से ग्रांट मिल गया, कहीं से मदद मिल गई, एड मिल गई, तो वो कैपिटल रिसिट का पार्ट हो जाता है। ठीक है, इसके लिए सरकार को रीपेमेंट नहीं करनी, ये कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं करती। चलिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट दो अकाउंट रखता है, एक करंट अकाउंट इन बीओपी एंड कैपिटल अकाउंट इन बीओपी। क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड, सो इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है इस पर, तो जो पूछा गया है उसका हमेशा ध्यान रखें, इसको इम्पॉर्टेंट मार्क कर लें कि केवल दो तरह के अकाउंट से डील करती है।
एक करंट अकाउंट होती है और एक कैपिटल अकाउंट होता है, ठीक है, चालू खाता और कैपिटल पूंजीगत खाता। कैपिटल अकाउंट को आप पूंजीगत खाता कह सकते हैं, पूंजी खाता होता है और चालू खाता होता है, ठीक है। ये दो तरह के खाते होते हैं और इसमें किस में क्या डालेंगे वो अलग बात है, क्रेडिट क्या होगा और डेबिट क्या होगा। तो ये तो पता है कि करंट अकाउंट में क्या होगा और कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट क्या होगा, डेबिट क्या होगा, ये तो समझ में आ गया। अब ये जानना है कि करंट अकाउंट में क्या होता है और फिर कैपिटल अकाउंट में क्या होता है। तो देखिए करंट अकाउंट में आने वाली चीज़ें जो हम कंसीडर करते हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्यों इंपॉर्टेंट होती है, देखिए कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में हम कौन कौन से कंपोनेंट्स को देखते हैं, हम कहेंगे एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। जितने भी गुड्स को एक्सपोर्ट किया जाता है और इंपोर्ट किया जाता है उसको आप किस में दिखाएंगे, करंट अकाउंट में दिखाएंगे। अब सवाल है कि करंट अकाउंट में एक्सपोर्ट क्या प्लस आइटम क्या करेंगे, क्रेडिट क्या करेंगे और डेबिट क्या करेंगे। तो सीधी बात है, जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, जब एक्सपोर्ट करते हैं तो आपके पास फॉरेन करेंसी आती है, फॉरेन करेंसी आएगी, ठीक है, वो क्रेडिट आइटम होगा। वहीं जब आप इंपोर्ट करेंगे, क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, तो ये क्या होगा, एक डेबिट आइटम होगा। इंपोर्ट क्या होता है, एक डेबिट आइटम होता है, क्योंकि अब हमारी कंट्री से फॉरेन करेंसी बाहर जा रही है, ठीक है। इट रिकॉर्ड्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट टेंजिबल गुड्स लाइक मशीन्स एक्सेट्रा विजिबल आइटम्स, ठीक है। तो करंट अकाउंट में हम दिखाते हैं गुड्स के बारे में, और याद रखिएगा कि वो भी विजिबल आइटम, टेंजिबल गुड्स के बारे में। किसके बारे में, टेंजिबल, जो दिखाई दें, जो दिखाई दें। तो करंट अकाउंट में हम उन्हीं चीजों को दिखाते हैं जो टेंजिबल गुड्स हैं। ऑल एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड रिकॉर्डेड एज अ क्रेडिट आइटम, जैसे कि बोला जितना भी गुड्स एक्सपोर्ट करेंगे उन्हें क्रेडिट दिखाएंगे। एंड द रिजल्ट इज इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन आवर कंट्री, क्योंकि जब आप बेचते हैं तो आपको डॉलर में पेमेंट हो रही है, तो फॉरेन करेंसी, डॉलर ही डॉलर, पैसा ही पैसा, कहते हैं कि पैसे ही पैसे हैं, तो वो चीजें हैं। वहीं वाइल ऑल द इंपोर्ट्स ऑफ गुड आर रिकॉर्डेड एज अ डेबिट, जब बाहर से कोई हैवी मशीन आप मंगाते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, उसकी पेमेंट डॉलर में करनी पड़ती है, मतलब पैसा ही पैसा वापस जा रहा है, तो उसको आप माइनस होगा आपकी हमारी करेंसी से, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से वो पैसा बाहर निकलेगा, उसको हम डेबिट आइटम दिखाते हैं। तो याद रखिए, एक्सपोर्ट ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स वो की टेंजिबल हो, वो कहाँ दिखाई जाएंगी, वो करंट अकाउंट में, चालू खाते में आप दिखाएंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट के। ये सवाल पूछा गया है, ये सवाल आपका पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज का मतलब क्या है, इट रिकॉर्ड्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज एग्जांपल इनविजिबल आइटम। पहले तो सर्विसेज क्या है, इनविजिबल आइटम है, तो अब इसमें करंट अकाउंट में हम सर्विसेज को भी दिखाएंगे। किसको दिखाएंगे, सर्विसेज को भी दिखाएंगे, क्योंकि ये इनविजिबल आइटम है, कोई बात नहीं। लेकिन इसका भी वही है, क्योंकि बॉर्डर्स क्रॉस करते वक्त अब यहाँ से किसी को अब इंटरनेट से कुछ भेज रहे हैं, तो क्या इंटरनेट सर्विस दे रहे हैं, उसकी फाइल बना के दे रहे हैं, तो क्या वो बॉर्डर क्रॉस करते हुए दिखेगा। तो ये दो तरह की होती हैं, एक फैक्टर सर्विस होती है और एक नॉन फैक्टर सर्विस होती है। समझिएगा क्या होती है। फैक्टर सर्विस इन्वॉल्व पेमेंट इन द टर्म ऑफ इनकम लाइक कंपनसेशन फॉर द एम्प्लॉय। एक सैलरी आती है, सीधे समझिए क्या है, सैलरी है। फैक्टर इनकम का मतलब सीधी बात है कि फैक्टर कॉस्ट होती है ना, फैक्टर कॉस्ट मैंने आपको पढ़ाया है, जिसे आप कहते हैं लागत, ठीक है, फैक्टर में जो लागत लगती है उसे। तो इसमें एम्प्लॉय की जो वेतन है, सैलरी है, ये आपकी फैक्टर कॉस्ट में, जो सैलरी है ये क्या है, फैक्टर कॉस्ट में आती है, ठीक है। तो वो जो देते हैं, तो जितनी भी सैलरी दी जाती है किसी काम के लिए, जैसे आप किसी फॉरेन कंपनी के लिए फ्रीलांसिंग वर्क कर रहे हैं, फॉरेन की कंपनी आप इंडिया में बैठ के उसके लिए वर्क कर रहे हैं, तो वो जो आपको पेमेंट कर रहा है वो उसकी फैक्टर कॉस्ट है। वहीं नॉन फैक्टर सर्विसेज की बात की जाए तो नॉन फैक्टर सर्विसेज में जिसमें पेमेंट नहीं मिलती है, बल्कि आप शिपिंग कर रहे हैं, कोई सामान पहुंचा रहे हैं, सामान पहुंचाने का आपको भाड़ा मिलता है, ठीक है, भाड़ा मिलता है कि भाई इतना भाड़ा हुआ मेरा, ठीक है। इंश्योरेंस दे रहे हैं, बैंकिंग फैसिलिटीज दे रहे हैं, इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेमेंट्स इन द टर्म ऑफ रेवेन्यू। इस तरह की जब आप सर्विसेज देते हैं तो ये आपकी कोई सैलरी पेमेंट नहीं होती, ये कोई फैक्टर कॉस्ट की सैलरी पेमेंट नहीं है, ये आपने सर्विस दी है उसका चार्ज ले रहे हैं, ठीक है। तो ये तरह का हो गया। सो ऑल द एक्सपोर्ट, अब वही बात है कि अगर एक्सपोर्ट है, चाहे वो सर्विस, क्या होगा, यहाँ पे क्रेडिट लिख दिया है, क्रेडिट होगा। तो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, फिर चाहे वो गुड्स हो या सर्विस हो
ये क्या हो जाएगा, ये क्रेडिट आइटम हो जाएगा। और अगर आपने सर्विसेज ली हैं, ठीक है, तो उनको आपने इंपोर्ट की हैं तो डेबिट आइटम हो जाएगा। तो आपको इनफ्लो आउटफ्लो समझ में आ गया। जब आप कोई चीज इंपोर्ट करते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का आउटफ्लो होता है, और वही जब आप कोई चीज इंपोर्ट करते हैं तो उसका इनफ्लो होता है। आगे बढ़ते हैं कैपिटल अकाउंट में। वो तो करंट अकाउंट देख लिया कि गुड्स एंड सर्विसेज पे, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे सारे कैपिटल अकाउंट में सारी गुड्स एंड सर्विसेज और सारे वो आ जाएंगे। अब कैपिटल अकाउंट क्या दिखेगा सॉरी, BOP में कैपिटल अकाउंट इज दैट अकाउंट ऑफ BOP which record all such transaction between the resident of a country and rest of the world which cause a change in the asset and liability the resident of the country or its government। सीधी बात है कि हम भारत में रहते हैं, अब भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति का जो ट्रांजैक्शन ओवरऑल वर्ड्स होता है, क्या होता है, ओवरऑल वर्ल्ड में जहां पे भी वो ट्रांजैक्शन करेगा, लेन देन करेगा, ठीक है, उसको हम दिखाएंगे हमारे थ्रू जो किया जाएगा। तो लिखा BOP रिकॉर्ड सच ऑल ट्रांजैक्शन बिटवीन द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विच इज कॉज अ चेंज। तो जब आप लेन देन करते हैं तो एसेट्स में चेंज होता है, लाइबिलिटी में चेंज होगा, दायित्व में चेंज होगा, आपकी जिम्मेदारियों में चेंजेस आएंगे, ऑफ द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री ऑफ इट्स गवर्नमेंट। तो सरकार और वहां के लोगों की एसेट्स में और लाइबिलिटी में चेंजेस आते रहते हैं। लोगों की इनकम घटेगी बढ़ेगी तो सरकार की इनकम घटेगी बढ़ेगी, टैक्स ज़्यादा देंगे तो सरकार की इनकम बढ़ेगी, टैक्स कम देंगे तो सरकार की इनकम घटेगी। ऐसे ही लोगों की अर्निंग ज़्यादा होगी तो ज़्यादा एसेट क्रिएट कर सकते हैं, कम होगी तो ज़्यादा लाइबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं, कर्जा ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं। लाइबिलिटी का क्रिएशन कैसे होता है, ऐसे ही तो होता है लाइबिलिटी का क्रिएशन। तो यहाँ पे कोई दिक्कत आपको, आई थिंक ये बहुत ही अच्छे से क्लियर कट है। अब बात आते हैं कैपिटल अकाउंट में BOP में क्या क्या आता है। वहां पे तो आपने गुड सर्विसेज देख लिया, करंट में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है, फॉरेन से आया हुआ जो भी इन्वेस्टमेंट है वो किस में आएगा, इसमें आएगा। बोरोइंग्स एंड लोन्स हैं, चेंज इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। तो पहले हम समझते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट में क्या है। यार समझो, सीधी बात है, अगर किसी NRI किसी भी बाहरी ने, क्या है, किसी भी बाहरी पर्सन ने, बाहरी रेसिडेंट ने इंडिया में इन्वेस्ट की, क्या किया, भारत में इन्वेस्ट की, भारत में इन्वेस्टमेंट की, तो आप इसे क्या कहोगे, आप कहोगे सर ये क्रेडिट आइटम है। ये क्या है, क्रेडिट आइटम है, क्योंकि फॉरेन करेंसी इंडिया में आई। सारा गेम फॉरेन करेंसी को कंपेयर करके है। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि मैं बार बार फॉरेन करेंसी या डॉलर का नाम ले रहा हूं, तो चीज़ें आपको यहाँ समझ में आ गई होंगी। वहीं पे मैं अगर बात करूं कि अगर हमारा भारत का कोई नागरिक, भारत का नागरिक क्या कर रहा है, भारत का जो नागरिक है ये अपनी इन्वेस्टमेंट कहाँ कर रहा है, बाहर कर रहा है। क्या कर रहा है भारत का नागरिक, ये अपनी इन्वेस्टमेंट क्या कर रहा है, बाहर कर रहा है, बाहर इन्वेस्टमेंट कर रहा है विदेश में। तो इसमें जब हम विदेश में इन्वेस्टमेंट करते हैं, विदेश में इन्वेस्टमेंट करने से क्या होगा, हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व घटेगा, बाहर हमारी करेंसी जाएगी, तो ये डेबिट आइटम में आएगा, माइनस में आएगा। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट में कैपिटल अकाउंट में क्या प्लस होगा, जब बाहरी इंडिया में इन्वेस्ट करेगा भारत में, और जब भारत का नागरिक बाहर इन्वेस्ट करेगा तो वो कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में जाएगा। तो क्रेडिट और डेबिट साइड अच्छे से देखते चलिए। बोरोइंग्स और लोन्स, देखिए जब बोरोइंग्स लेते हैं आप, जैसे IMF से ले लिया, वर्ल्ड बैंक से बोरोइंग्स लिया, जिस टाइम हम बोरोइंग्स लेते हैं या लोन लेते हैं, ठीक है, उस टाइम हम उसको क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे, क्रेडिट। कहीं ना कहीं आपको भले वो पेमेंट करनी है, जब वो पेमेंट करेंगे तो डेबिट साइड में जाएगा, लेकिन फिलहाल आपके पास फॉरेन करेंसी आ गई। जब आप किसी से लोन लेते हैं तो आपके अकाउंट में पैसा आता है कि नहीं। जब आप लोन लेके हैं तो क्या लिखता है कि मान लीजिए 5 लाख का लोन लिया तो लिखा जाएगा 5 लाख क्रेडिटेड इन योर अकाउंट। क्या डेबिटेड लिखा जाता है, नहीं लिखा जाता है। एक नॉर्मल एग्जांपल से समझ लीजिए। तो ऐसे ही जब हम किसी कंट्री से लोन लेते हैं तो फॉरेन करेंसी हमारे यहाँ आती है, डॉलर में पेमेंट मिलती है, लोन मिलता है, फॉरेन करेंसी आती है। फॉरेन करेंसी आती है तो आप उसको क्रेडिट आइटम में दिखाएंगे। वहीं जब आप लोन का रीपेमेंट करते हैं, जब आप क्या करते हैं, लोन प्लस इंटरेस्ट, भाई लोन पे आप क्या करते हैं, इंटरेस्ट की पेमेंट करते हैं, जब वापस करते हैं तो उसे आप डेबिट साइड में दिखाएंगे, ठीक है। या आप किसी कंट्री को लोन देते हैं, दे रहे हैं लोन, या मान लीजिए आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे, लेकिन अगर आप लोन दे भी रहे हैं तो वो डेबिट साइड में जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ से पैसा गया बाहर, ठीक है। ये कैपिटल अकाउंट में। चेंज इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, सीधी बात है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में कोई भी चेंज आया, लेकिन ये थोड़ा सा ट्रिकी है।
अब अगर ये ट्रिकी है तो इसको नेक्स्ट स्लाइड पे समझेंगे हम कि यहाँ पे क्रेडिट डेबिट का गेम अलग होता है, इसकी गेम थोड़ी अलग है। कितनी अलग है समझते हैं कि इसकी गेम कहाँ पे अलग है। देखिए पहले बात करते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की। चेंज इन द फॉरेन इन्वेस्टमेंट हैज़ टू सब कॉम्पोनेंट, दो तरह की फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है। तो जब हमने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात की तो एफडीआई पहले समझते हैं कि दो टाइप की क्या है। पहले एफडीआई का समझिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये तो कई बार सुना होगा, एफडीआई है कुछ सेक्टर में 100% है। मैंने 1991 के आपको रिफॉर्म पढ़ाए हैं तो आपको आइडिया लग गया होगा। इट रिफर्स टू द परचेज ऑफ एन एसेट इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विच अलाउ कंट्रोल ओवर द एसेट। सीधी बात है कि आप कहीं भी किसी भी कंट्री, मान लीजिए आप भारत के नागरिक हैं या किसी भी कंट्री का नागरिक है, किसी भी कंट्री का पर्सन है, ठीक है, अगर उसने इंडिया में एफडीआई की है तो जिस चीज पे उसने किया है उस पे उसका फुल कंट्रोल है, उस पे उसका क्या होगा, फुल कंट्रोल होगा। जैसे चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि परचेज ऑफ फर्म बाय टाटा इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर टाटा कंपनी ने किसी भी वर्ल्ड के हिस्से में एक फर्म को खरीद लिया, आफ्टर परचेज टाटा हैज फुल कंट्रोल ओवर द फर्म, तो उस कंपनी का, तो एफडीआई करने पे आपको उसका मालिकाना हक होता है, उसका प्रॉफिट लॉस उसका मैनेजमेंट आप करेंगे, ठीक है। तो जब कोई कंपनी, तो एक इस तरह का हो गया फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एक हो गया। दूसरा क्या होता है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अगर आप पोर्टफोलियो वर्ड सुन रहे हैं तो आपको पोर्टफोलियो से एक चीज़ तो याद आ गई होगी कि ये शेयर बाजार का वर्ड है। मैंने आपको शेयर बाजार पढ़ा दी है, शेयर मार्केट पढ़ा दिया, तो ये शेयर बाजार का है। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट का आप मतलब समझिए क्या है। यहाँ पे शेयर बाजार में आप मालिक नहीं होते हैं, आप डिसीजंस नहीं लेते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। जो शेयर आप होल्डिंग करते हैं, आपको बस उसके पे प्रॉफिट और लॉस का गेम खेलना होता है, ठीक है। तो इट रिफर्स टू परचेज ऑफ एन एसेट इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आप किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में एसेट खरीदे, मतलब शेयर खरीद लिया विदाउट हैविंग एनी कंट्रोल ओवर द एसेट, लेकिन आपको शेयर पे कोई कंट्रोल नहीं है, कंपनी पे कोई कंट्रोल नहीं है, कंपनी के डिसीजन मेकिंग में आपका कोई रोल नहीं है। एग्जाम्पल, परचेज ऑफ सम शेयर ऑफ फॉरेन कंपनी बाय टाटा। टाटा ने किसी कंपनी का शेयर लिया है, ना कि पूरी फर्म को एक्वायर किया है। तो एफडीआई एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आर नॉन डेप्ट क्रिएटिंग। नॉन डेप्ट क्रिएटिंग का मतलब क्या है यार, देखो इससे कोई डेट नहीं बनता, इस पे आपके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है। आपने पूरी कंपनी खरीद ली, उसको कंट्रोल कर रहे हो, प्रॉफिट कमा रहे हो, लॉस कमा रहे हो, इसके लिए आपको किसी को लोन नहीं पे करना, उस पर इंटरेस्ट पे नहीं करना है। या आपने कहीं से शेयर खरीद लिया किसी कंपनी का, तो आपने बस पैसे लगाए हैं, आपने इन्वेस्टमेंट की है, आपके ऊपर ये लायबिलिटी नहीं है। आपके पास एक्स्ट्रा पैसे थे तो आपने लगा दिए, आपको ज़्यादा प्रॉफिट कमाना था आपने लगा दिया, आप बिजनेस एक तरह से कर रहे हो, आपने इन्वेस्टमेंट कर दी है, ठीक है। नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल ट्रांजेक्शन, इससे किसी भी तरह का दायित्व नहीं बढ़ता है, किसी भी तरह से लायबिलिटी नहीं बढ़ती है जिसको आपको बाद में चुकाना हो, नहीं, ऐसा कोई भी सीन क्रिएट नहीं होता। तो एफडीआई और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बाय द नॉन रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री रिकॉर्डेड एज ए क्रेडिट आइटम बिकॉज रिजल्ट। तो अगर बाहर का कोई भी पर्सन, किसी भी कंट्री से कोई भी पर्सन या कंपनी, ठीक है, भारत में इन्वेस्टमेंट करती है, एफडीआई करती है, अब चाहे वो ये करे या ये करे, चाहे वो शेयर खरीदे किसी कंपनी का या किसी कंपनी का डायरेक्ट कंट्रोल ले, वो क्या होगा, वो आपका क्रेडिट आइटम होगा। क्या होगा, क्रेडिट आइटम होगा, ठीक है। और वहीं अगर जैसे इन दोनों एग्जांपल में जहां टाटा ने बाहर जाके एसेट एक्वायर किया या बाहर की कंपनी का शेयर लिया या फॉर्म ली, इन दोनों केसेस में टाटा ने जो काम किया वो हमारे यहाँ डेबिट दिखाएगा। क्या दिखाएगा, डेबिट आइटम में आएगा, क्योंकि इंडिया के किसी पर्सन ने बाहर में इन्वेस्टमेंट कर दी, तो बाहर इन्वेस्टमेंट की तो फॉरेन करेंसी का फ्लो बाहर हो गया, और वहीं जब फॉरेन करेंसी वाले हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे किसी भी फॉर्म में, तो आपका इनफ्लो माना जाएगा वो। तो समझ में आया चेंज इन फॉरेन रिजर्व। यहाँ पे थोड़ा सा इससे आपको समझ में आ गया कि इनफ्लो आउटफ्लो, इनफ्लो का मतलब क्रेडिट, आउटफ्लो का मतलब डेबिट, ठीक है। इनफ्लो आउटफ्लो, क्रेडिट डेबिट, सारा गेम क्रेडिट डेबिट पे चल रहा है। चलिए समझते हैं। बोरोइंग्स या लोन्स भी दो तरह के होते हैं। जैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट था तो मैंने समझाया बाहरी रेसिडेंट इंडिया में करता है तो क्रेडिट, इंडिया का पर्सन किया बाहर तो डेबिट, और इसको मैंने आपको यहाँ समझा दिया। ये पूरा का पूरा फॉरेन इन्वेस्टमेंट का स्लाइड क्लियर है। फिर आपका क्या था, बोरोइंग्स या लोन, तो वही समझिए, आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक से लिया क्रेडिट,
हुआ और जब हमने वापस दिया तो डेबिट। तो देखिए बोरोइंग्स और लोन दो तरह के होते हैं, एक होती है कॉमर्शियल बोरोइंग जो आप मार्केट से उठाते हो, किसी बैंक से ना लेके मार्केट से हाई इंटरेस्ट रेट पे उठाते हो। भाई अगर आप बैंक के पास जाते हो तो हैवी लोन्स पे बैंक आपको कुछ 5% 6% पे भी वह दे देगी अगर बहुत बड़ा लोन लेते हो, लेकिन जब भी आप बाजार से लेते हो तो बाजार से लोन आपको जल्दी मिलता है, बाजार से लोन जल्दी मिलेगा, लेकिन ये हो सकता है 10 से 12% हो। अब इतना पैसा देना पड़ता है। तो देखिए refers to the borrowing by a country including the government and the private sector from an international money market। चाहे किसी देश की, चाहिए भारत की सरकार दो जगह से लोन ले सकती है, या तो वो मनी मार्केट से उठा ले या प्राइवेट सेक्टर, यहाँ की जो निजी कंपनियां हैं भाई, ये दोनों या दो तरह के होते हैं, एक तो बैंक से पैसा उठाएं और एक मार्केट से पैसा उठाएं। तो अगर बोरोइंग्स या लोन यहाँ से लिए हैं सरकार ने या प्राइवेट सेक्टर ने तो उसको हाई इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा, उसको क्या कर देना पड़ेगा, जो इंटरेस्ट का रेट है, जो ब्याज है वो ज़्यादा लगेगा, ये तय हो गया। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे बोरोइंग्स फ्रॉम द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो ये क्या है, एक तरह का बैंकिंग है या एक फाइनेंशियल एडवाइजरी, आप कह सकते हैं कि ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसका काम ही यही है। तो ये क्या करेगा, इट रिफर्स टू द बोरोइंग बाय अ कंट्री विद द कंसिडरेशन इट इन्वॉल्व्स लोअर इंटरेस्ट, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, एज कंपेयर टू मार्केट रेट। ऑल द बोरोइंग्स आर डेप्ट क्रिएटिंग। यहां से अब देखिए एफडीआई में कोई डेट क्रिएटिंग नहीं होता, लेकिन लोन या बोरोइंग्स डेट क्रिएटिंग है, और डेट क्रिएटिंग का जब कर्जा हुआ तो आपकी जिम्मेदारी है, लायबिलिटी है, ठीक है। डेट क्रिएटिंग कैपिटल ट्रांसफर लोन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आर क्रेडिटेड। तो बाहर से जितना लोन लिया वो क्रेडिट आइटम है, क्योंकि उस टाइम इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हुआ है इन आवर कंट्री। और जब अगर वेयर लोन इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज रिकॉर्डेड डेबिट साइड आइटम बिकॉज आउटफ्लो ऑफ, अगर हम अपनी कंट्री से, भारत से किसी और कंट्री को लोन देते हैं, जैसे श्रीलंका को मदद कर दी, लोन दे दिया, तो उसमें क्या हो गया, वो आउटफ्लो ऑफ करेंसी हो गया, नेपाल को लोन दे दिया, भूटान को दे दिया, तो इस केस में क्या हो गया, हमारे पास हमारी फॉरेन करेंसी बाहर चली गई तो डेबिट हो जाएगी। तो ये चीज़ें मैंने पिछली स्लाइड पे भी समझाई, इस स्लाइड पे भी समझाई। आई थिंक आपको अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए, डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। चलिए, चेंज इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, हाँ समझना जरूरी है, यहाँ अगर आप नहीं समझे तो गेम हो जाएगा, ये लास्ट स्लाइड से पहले समझना जरूरी है। समझिए, मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अब समझिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा गेम उल्टा है, ट्रिकी है। गुल्लक घर पे होगा, पहले होता था पिगी बैंक, आजकल कहते हैं भाई पिगी बैंक, बच्चे कहते हैं पिगी बैंक। अच्छा भाई, तो मान लीजिए आरबीआई के पास जो गुल्लक है, आरबीआई के पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसे आप गुल्लक समझ लीजिए कि ये गुल्लक है। अब यहाँ क्या है, डॉलर डॉलर डॉलर, भाई ये सब डॉलर से भरा हुआ है, कोई बात नहीं, बहुत सारा डॉलर हमारे पास पड़ा हुआ है, ये हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, जिसको हम चाहते हैं कि ये ना कम हो ना ज़्यादा हो, ना कम हो ना ज़्यादा हो। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स के आप समझिए, कि मैं आपको सिंपल एग्जांपल में समझाने की कोशिश करूं, क्योंकि इसको जरा पढ़ के देखिए आप। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व और ऑफिशियल रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आर द फाइनेंशियल एसेट हेल्ड एज अ रिजर्व बाय सेंट्रल बैंक इन फॉरेन करेंसी। किसी भी कंट्री के सेंट्रल बैंक, हमारे यहाँ की आरबीआई, एक फॉरेन करेंसी का रिजर्व रखती है, एक फॉरेन करेंसी का रिजर्व रखती है। इसको रिजर्व नहीं रखेगी तो जो लोन लिया है उस पर इंटरेस्ट का पेमेंट कैसे करेगी, एज वेल एज आप कह सकते हो कि सर इंटरेस्ट के पेमेंट के साथ साथ और भी सारी चीजें देखनी होती हैं। अ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अफेक्ट्स द बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगर इसमें थोड़ा सा भी बदलाव आया, इसमें थोड़ा सा भी बदलाव आता है तो भुगतान संतुलन में असर दिखता है। इसका असर कहाँ दिखेगा, भुगतान संतुलन में असर इसका दिख जाएगा, ठीक है। तो कहोगे सर अब क्या करना है, ठीक है। अब यहां पे समझो, यहां पे गेम अलग है। अगर आप अब समझो ना थोड़ा थोड़ा सा समझो। एनी विड्रॉ, अगर आप पैसा निकालते हो, अगर इस बैंक से पैसा निकाला, पैसा आपने क्या निकाला, पैसा निकाला, तो उसको आप क्रेडिट दिखाओगे। आप कहोगे ये क्या सर, पैसा निकालने पे क्रेडिट कैसे हो गया, समझाता हूं। पैसा निकालना क्रेडिट हो गया, और वहीं जब आपने इसमें पैसा इन किया, पैसा डाला तो उसको डेबिट दिखाओगे। कहोगे सर क्या बोल रहे हो आप, कुछ भी बोल रहे हो। तो नहीं भाई, समझाते हैं, समझो इसको कैसे। मान लो ये गुल्लक है, गुल्लक में अपनी आप सेविंग्स रखते हो। क्या रखते हो, सेविंग्स रखते हो, सेविंग्स रखते हो, ठीक है। गुल्लक में अपनी सेविंग रखते हो, घर पर पैसा।
आप नहीं चाहते कि गुल्लक से पैसा निकालना पड़े, गुल्लक से आप पैसा नहीं निकालना चाहते, वैसे आरबीआई भी चाहती है कि भाई ये डॉलर मेंटेन रहे। अब हम कर क्या रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मान लीजिए आपने इंपोर्ट किया $120 का, सामान मंगाया, खरीदा $120 का, और एक्सपोर्ट किया $80 का, बेचा $80 का। इसका मतलब आपको $50 की एक्स्ट्रा नीड है। अब ये $50 आपको कहाँ से मिलेगा? आप कहोगे भाई सर आरबीआई के पास रिजर्व है, हम आरबीआई से ये $50 लेंगे। तो अब आप ध्यान से समझो कि आपने आरबीआई से पैसा निकाला है, इस गुल्लक से पैसा निकाला है डॉलर में, तो उतने टाइम के लिए आपके पास फॉरेन करेंसी का इनफ्लो हुआ। ये गुल्लक है, इसको ऐसे कंसीडर करो कि आपकी जेब में पैसा आया, आपने इसमें से गुल्लक में से पैसा निकाल के अपनी जेब में डाला, तो आपकी जेब बढ़ी, आपकी जेब में फॉरेन करेंसी आई। इसके रीजन से इसको हम क्रेडिट दिखाते हैं। अपनी जेब को अपना बैंक समझो, अपने पॉकेट को, अपने पर्स को क्या समझो, अपना अकाउंट समझो, और यहां से तुमने पैसा निकाला और इसमें डाला, तो तुम्हारे पॉकेट में क्या बढ़ा, पैसा बढ़ा, तो तुम्हारा पॉकेट कैसा हुआ, क्रेडिट हुआ, क्रेडिट हुआ। तो जब हमारा क्या होता है, इंपोर्ट ज़्यादा हो जाता है और एक्सपोर्ट कम हो जाता है, उस टाइम में हम अपने फॉरेन रिजर्व से वो पैसा निकाल के $50 मेंटेन करते हैं। इस टाइम पे इसे आप क्रेडिट दिखा देते हैं। क्या दिखा देते हैं, क्रेडिट प्लस आइटम। आई थिंक आप समझ रहे हैं, गुल्लक से पैसा निकाल रहे हैं हम, ये गुल्लक है, गुल्लक से पैसा निकाल लो। इसलिए बोला था ये थोड़ा सा ट्रिकी है, यहाँ पे ध्यान देना, नहीं तो बाजी पलट जाएगी। वहीं अगर मान लीजिए इस बार एक्सपोर्ट आपने किया $100 का और इंपोर्ट किया $20 का, $80 का, $20 क्या है, सरप्लस है। ये क्या है, सरप्लस है। ये कहाँ चला जाएगा, ये अब हम, ये हमारा $20 एक्स्ट्रा है, हम इसको अपने गुल्लक में डाल देंगे। अब गुल्लक में डाल रहे हो मतलब पर्स से पैसा निकाल के इस गुल्लक में डाल रहे हो, तो तुम्हारे पर्स से पैसा निकला ना। चलिए तो आते हैं अपनी लास्ट स्लाइड पे और समझते हैं कि अब हमने बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट अच्छे से समझ लिया। तो अब 3 चीज़ें जाननी, और ये स्लाइड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके क्वेश्चंस अच्छे खासे बनेंगे। तो सबसे पहली बात आती है इक्विलिब्रियम इन बीओपी क्या होता है, भुगतान में संतुलन क्या होगा। तो जब आपका करंट अकाउंट का बैलेंस, जिसमें जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज को हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं वो, उसके बाद आपका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो आपने देखा, एफडीआई, लोन एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये सब इक्वल होते हैं, ठीक है। एंड इक्वल देयर इज अ नो मूवमेंट ऑफ ऑफिशियल रिजर्व ऑफ सेंट्रल बैंक। तो वो जो बैंक हमारा गुल्लक था, इसमें कोई नो मूवमेंट हो, अगर ये दोनों इक्वल है तो हम कहते हैं भुगतान संतुलन में है, भुगतान संतुलन बढ़िया है, मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में ज्यादा आगे पीछे नहीं हुआ। डिसइक्विलिब्रियम कब होगा, भुगतान असंतुलित कब होगा, असंतुलन कब होगा। इस केस में आप कहेंगे व्हेन करंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस इज नॉट इक्वल टू 0। या तो भाई करंट अकाउंट ज्यादा हो गया कैपिटल अकाउंट से, या किसी और का, मतलब हो सकता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो हुआ और जो एफडीआई का इन्वेस्टमेंट वगैरह हुआ, लोन लिया, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में गड़बड़ी आ गई, तो इसे डिसइक्विलिब्रियम कहते हैं। इसको ये पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकता है भाई। मान लीजिए करंट अकाउंट का बैलेंस ज़्यादा हो गया कैपिटल अकाउंट से, तो हो सकता है कभी कभी ज़्यादा आ गया हो, कभी कभी कम आया है, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। सरप्लस का मतलब होता है ऑटोनॉमस रिसिप्ट्स आर मोर देन ऑटोनॉमस पेमेंट, मतलब हमने कमाया ज़्यादा है और पे कम किया है, पे कम करना पड़ा है, कमाई ज़्यादा हुई है, खर्चा कम हुआ है, बाहर हमने पेमेंट कम किया है, हमने एक्सपोर्ट बढ़ाया है, इंपोर्ट कम किया है। डेफिसिट बीओपी का मतलब सीधी बात है कि आपने पे ज़्यादा किया है और अर्न कम किया है। डेफिसिट कब होगा यार, सीधी बात है जब आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से पैसा ज़्यादा गया हो और फॉरेन करेंसी आई कम हो, सीधी गेम है फॉरेन करेंसी की। तो जब भी आपका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बराबर हो तब आपका भुगतान संतुलन में होता है। बीओपी इज ऑलवेज बैलेंस, हालांकि भुगतान को हम हमेशा संतुलन में ही रखते हैं। इन केस देयर इज अ इम्बैलेंस इट इज करेक्टेड थ्रू द एकोमोडेशन ट्रांजेक्शन। तो अगर ये इम्बैलेंस है तो इसको तरीके होते हैं बैलेंस करने के। हमेशा कोई भी कंट्री क्या चाहती है, उसका जो बीओपी अकाउंट हो वो हमेशा बैलेंस हो। तो इसी के साथ ये लेक्चर द एंड होता है, और आपके बाद से आपको बीओपी से रिलेटेड कोई भी सवाल आएंगे, आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड होता है। मिलते हैं कुछ प्रैक्टिस सेट्स के साथ आगे के लेक्चर्स में। जय हिंद, जय भारत।